हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको 2025 का प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको पीवाईक्यूज बहुत ही थोरो होना है, आपको याद होने चाहिए, आपको जुबान पर होने चाहिए। उसके लिए हम 2024 के प्रीलिम्स सीरीज में एनवायरनमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। चलो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला सवाल जाते हैं पीएफएस। पीएफएस के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि perfluoroalkyl and perfluoroalkyl substances that are used in many consumer products क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। नहीं भी पता, सवाल पेशेंस रखना है, सवाल में ही हिंट होगा कहीं ना कहीं। देखो, पीएफएस आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल्स। ठीक बात है। आजकल जब प्लास्टिक ही कहते हैं कि हर चीज में मिल रहा है, लोगों के दिमाग तक पहुंच चुका है माइक्रोबीट्स, तो ये तो मिल सकते। पीएफएस आर नॉट इजिली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट। ठीक है, इनका नाम से ही आइडिया लग रहा है कि हाँ यार, इजीली डिग्रेड नहीं होते होंगे, इजीली डिग्रेड नहीं होते होंगे। persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in bodies। अब देखो, कोई ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट नहीं बोल रहा है, तीनों स्टेटमेंट बेसिक स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, कोई ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है ये। अब इसमें क्या करेंगे हम कि देखो, ये बायोअक्यूमुलेशन से ये तो हो ही सकता है, सेकंड भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है। क्यों? क्योंकि फूड पैकेजिंग वगैरह में ऐसे सब्सटेंस मिल ही जाते हैं। अब देखो क्या है, साइंस टेक एनवायरमेंट, अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, कोई फैक्चुअल चीजें नहीं है, तो सामान्यतः उसके चांसेस है कि सारे ऑप्शन करेक्ट होने की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब इस सवाल को हिंदी में भी करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था कि सर हर सवाल को हिंदी में करवाया करो। ठीक है दोस्तों, कोई इशू नहीं है, मैं इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में कंफर्टेबल हूं। मेरा ऑप्शनल संस्कृत लिटरेचर रहा है, मेरा जीएस का जो मीडियम है वो इंग्लिश है, सो आई एम वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। अब देखते हैं, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरोएल्काइल और उनके प्रोडक्ट्स के संदर्भ में तीन कथन दिए गए हैं। पीएफएस पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, मिलते ही है भाई, कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि कहीं हम खाते हैं कुछ ना कुछ, उसमें फ्लोराइड का आप देखना होता ही है कहीं ना कहीं। पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते हैं, निम्नीकृत, ठीक बात है भाई, डिग्रेड इजीली नहीं हो पाते हैं। अब वो क्योंकि डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, अगर जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है वो, ठीक बात है बिल्कुल। और इससे हमें एक बात और सीखनी है कि बायोडिग्रेड जो जैव संचय होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है कि सोल्यूबल होना चाहिए हमारे फैट्स में। ये हम एनवायरमेंट में पढ़ते हैं ना, जो बायोअक्यूमुलेशन है, या बायोमैग्निफिकेशन, उसके लिए सोल्यूबल इन फैट्स होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है इसमें, तीनों ठीक ठीक, ज्यादा दिक्कतें वाली स्टेटमेंट नहीं है कि हमें पढ़ते ही ऐसा लगे। कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता, ऐसा भी कहीं ना कहीं नहीं लिखा है। तो यह स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, डी। अब देखते हैं 18th क्वेश्चन और 19th क्वेश्चन। ये हम थोड़ा सा बाद में करेंगे क्योंकि टफर साइड पे थे क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस में इसकी काउंटिंग नहीं है। अब देखते हैं 20th क्वेश्चन। मैं क्यों कहता हूं आपको कि बार बार के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, गिने चुने जितने भी एक्ट हैं एनवायरमेंट में, खासकर जीएस 3 में आपको उनको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। कितने एक्ट हैं देखो, मैं लिस्ट बताता हूं, 6-7 एक्ट हैं। डब्ल्यूपीए, ईपीए 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, फॉरेस्ट एफआरए 2006 और प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन एक्ट है, और वाटर पोल्यूशन है 1974 के आसपास। ये दोनों एक्ट हैं, और 1979 शायद कुछ ऐसा है। ये एक्ट आपको थोड़ा होने चाहिए, बिल्कुल थोड़ा होने चाहिए। इन एक्ट से सवाल आना ही आना है, आप मेरे से लिखवा लीजिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अभी अमेंडमेंट हुए हैं, 6 के 4 शेड्यूल हो गए हैं। ईपीए चेंज होते ही रहते हैं, और ईआईए डायरेक्ट मेंस के सिलेबस में लिखा है, यहां से 2 से 3 सवाल आपके प्रीलिम्स में पक्का आते हैं इजीली, तो इनको क्यों छोड़ के जाए हम। अब देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 4-5 चीजें हैं जो वर्मिन डिफाइन की गई हैं, शायद 6 हैं। अब उसमें रिसेंट चेंज कर दिए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है।
अब देखो इसमें क्या गया, ये बिल्कुल सही बात है, उसमें एक ये भी थे फ्लाइंग फॉक्स, बहुत ही सिंपल, और पीवाईक्यू में आया भी है, 2016 के आसपास शायद आया भी है। पीवाईक्यू प्रोग्राम की आपकी ये फायदा है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। ये देखो यहां खेल गया, ये ब्लड नहीं होता, वो फ्रूट्स पे फीड करता है। जनरल आइडिया, बस एक बार उसका फोटो देख लो क्या होता है और वर्मिन क्यों बनाया जाता है, ये अगर आप उसके रीजन पे चले जाओगे तो वहां से काम हो जाएगा। अब यहां से हमें क्या सीखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो 4 अब की बार शेड्यूल बनाए गए हैं, उन शेड्यूल के बारे में एक एक दो लाइन के बारे में देख लो, और किसी में गिनी चुनी 4-5 स्पीशीज है तो उनके बारे में हल्का सा पढ़ लो, ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा ही पढ़ना है। अब देखो इसमें सीधा आ जाता है 1 इज करेक्ट 2 इज इनकरेक्ट। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है वर्मिन। अब देखो ये बात बिल्कुल सही है, ये फैक्चुअल है, अगर आपने एक्ट पढ़ा है हल्का फुल्का तो आप बता सकते हो। ऐसा ही 2000 जो FRA 2006 है उसमें 2021 में पूछा गया था कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री लागू करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इतने इजी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। अब देखो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, ये रक्त नहीं पीता, ये उनको फ्रूट्स पर फीड करता है, ठीक है दोस्तों, सिंपल। एक तो सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, सॉरी एक सही है किंतु 2 सही नहीं है, तो सिंपल सी। यहां से आपने क्या सीखा, एक्ट को नहीं छोड़ना है भाई, एक्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ के चलेंगे, क्योंकि हम अगर प्रीलिम्स में जा रहे हैं और एक्ट करके जा रहे हैं, आप 2 नंबर और लोगों से वैसे ही आगे हो, क्यों, कॉन्फिडेंस के है 2 नंबर, आप एक्ट पढ़ के आए हो और एक्ट पढ़ के नहीं आए हैं। और एक्ट में इतना नहीं है कि उसको धारा के धारा सेक्शन टू सेक्शन याद होनी चाहिए, मोटा मोटा जनरल आइडिया होना चाहिए आपको कि इसमें कुछ इतने शेड्यूल है, इसमें कुछ इतने शेड्यूल है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी पावर है, इसमें केंद्र सरकार को इतनी पावर है, ठीक है। अब देख लो अगला सवाल पढ़ते हैं। दी ऑर्गेनिजम्स साइकेड, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर। देखो मैंने देखा पॉन्ड स्केटर, अब इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। कोशिश किया करो सवाल को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पढ़ने की कोशिश किया करो, कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है नो नीड, बट समटाइम्स कई बार ट्रांसलेशन में कुछ ऐसा इश्यू आ जाए तो आपको दोनों में पढ़ लेने में फायदा हो जाता है। अब देखो ताल विसर्पी, मुझे पता था ताल पौंड को बोलते हैं, ताल पे घूमने वाले जो है। अब देखो पक्षी तो यूजुअली हो नहीं सकता। अब दूसरा देखते हैं, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, फिश और बर्ड्स। अब बर्ड्स तो हो नहीं सकता। दूसरा फ्रॉग हॉपर वगैरह कुछ बात हो रही है, साइकेड बात हो रही है, तो मैंने सोचा यार मछली भी नहीं हो सकती। मछली के नाम अगर आपने देखे हो तो 2022 में सवाल देखना, उसमें आया था गोल्डन फिश, कुछ ऐसा ना, तो पीवाईक्यूज में अगर आपने ध्यान दिया ना तो आपको पता रहेगा कि यार ये तो नहीं है, वो थीम्स के बेस पे एनालिसिस कर सकते हो। अब देखो इंसेक्ट और रेप्टाइल्स में इसमें डाउट बन रहा था। अब फ्रॉग हॉपर है, एक्चुअल फ्रॉग नहीं है, सिंपल फ्रॉग होता तो हो सकता था कि फ्रॉग एम्फीबियन है या रेप्टाइल वगैरह की जा स्नेक वगैरह जो होते हैं वो जा सकते हैं। अब मैंने इसमें क्या सोचा था कि यार मंडूक, फुदक जो है, सिकाडा, साइकेडा, केकड़ा, या ऐसे ऐसे सुन के मेरे को लग रहा था कि यार कहीं ना मोटे मोटे इंसेक्ट्स थीम पर खेल रहा है यूपीएससी, इंसेक्ट की थीम पर। अब मैंने इसमें इस तरीके से सोच के इसको आंसर लगाया था। हाउएवर ऐसा नहीं है, ये बस 50-50 जहां पर आप एलिमिनेट कर सकते हो। कई बार देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप उसके नामकरण से पढ़ लोगे, आपके उसके नाम के उच्चारण से, जैसे 2023 में आया था धन्य कटक्का। अब आपको अगर पता है कि कटक्का या ऐसा कहां बोला जाता है आंध्र प्रदेश का, तो आप उसको सवाल को इजीली कर लोगे, अमरावती इजीली टिक कर देते उसको। इस तरीके से मैं कहता हूं कि आपको पीवाईक्यू इजीली कर सकते, आपको एनालिसिस करके आप क्वेश्चंस को इजीली गिरा लोगे। अब दूसरा देखते हैं, Many chewing gums found in the market are considered as source of environment pollution. Chewing gums environment source की pollution होती है, बिल्कुल ठीक है, environment pollution की source होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, many chewing gums contain plastic as a gum base. ठीक बात है, प्लास्टिक होता ही उनमें, होता है ना। अब दूसरी बात ये मैंने बताया है आपको, जहां पर दोनों स्टेटमेंट मिलती जुलती हो और दोनों के बीच में इंटरलिंकिंग हो तो लगभग दोनों सही है, और इंटरलिंकिंग है तो दूसरी उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, इसमें ये आंसर है। लेकिन देखो अब बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण को स्रोत मानी जाती है, बिल्कुल स्रोत है उसका, वन ऑफ द स्रोत है। दूसरा, अनेक च्युइंगमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है, यह भी बात बिल्कुल सही है, और मैंने आपको बताया ही है, अगर दोनों बात सही है और मिलती जुलती है तो ए ही सही होता है कि कथन व्याख्या करता है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते 23वें क्वेश्चन पे। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स ऑफ आवर
करेक्टली मैच्ड है। देखो ये क्वेश्चन भी टफ साइड पे, इनको हम बाद में करेंगे। कौन कौन से 3 क्वेश्चन हम बाद में करने वाले हैं इसमें। अब देखते हैं अगला, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूएन। टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू बी इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। ठीक है, द मेन फोकस। अब सवाल के बारे में WT वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने कहीं नहीं पढ़ा था, लेकिन ये सवाल मेरा सही है। आपको अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पकड़ना आ गया, क्वेश्चन में ये पता लग गया कि इसमें ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है, ये स्टेटमेंट सही हो सकती है, आप क्वेश्चन को कर लोगे अगर आपको आइडिया भी नहीं है तो। अब देखते हैं, द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। अब देखो, एक मैंने आपको बता रखा है कि यूजुअली अगर एक ही ऑप्शन में मेंशन है तो इसके चांस होने की संभावना नहीं है, ऐसा रेयर होता है। कोई 100 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन सही हो जाए तो हो जाए, वरना ऐसे चांस होने के कम होते हैं। अब देखो, वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूएन, सामान्यतः आप देखना कि यूएन की जो बॉडी दी होती है ना गलत होती है। PYQ अगर आपने किया तो 18 या उसके, तो उसमें यही स्टेटमेंट गलत होती है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट देता है यूपीएससी, चेंज भी नहीं करता कि यूएन की बॉडी है। ठीक है, तो यहां में अगर पकड़ना आ गया तो 1 तो ऑटो वैसे भी कट गया और वैसे भी कट गया। अब देखो सेकंड बात और थर्ड बात, अगर मुझे लगा यार ये नहीं करेगी तो कौन करेगा, लेकिन अब थर्ड बात देखो, यहां तक तो ठीक था, फंड भी देती है। अब यहां कहीं ना कहीं यूपीएससी खेलता है इसमें, यहां कहीं ना कहीं खेलता है कि फंड नहीं देती है। मैं इस सवाल को कैसे सही करके आया था कि मैंने सोचा कि यार ये नहीं, ये अगर ये इवेंट नहीं कराएगी तो कौन कराएगा भाई, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कराएगा तो कौन कराएगा, अगर ये ऐसी कोई संस्था अगर है तो ये नहीं कराएगी तो कौन कराएगा। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि फंड नहीं देती होगी यार, तो जब 2 ठीक होने के बाद ये भी कट गया। अब मैंने सोचा कि थर्ड फंड भी नहीं देती होगी, तो ये इस तरीके से मैंने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाई कि यार फंड तो नहीं देती होगी, क्योंकि फंड देना किसका काम है, यूजुअली वर्ल्ड बैंक का काम है, जो बैंक देते हैं। या फिर आप देखो AIIB या एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो ऐसी संस्थाएं होती है ये फंड वर्ड नहीं देती हैं, ये सिर्फ वैसे हेल्प करती हैं। अब इसको हिंदी में देख लेते एक बार। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है, मैंने बताया ऐसी स्टेटमेंट यूजुअली यूपीएससी में गलत दी होती है, ये उसकी एजेंसी है, ये यूएन की बॉडी है। एनालिसिस करोगे आप समझ जाओगे कि स्टेटमेंट कहां खेली जा रही है, स्टेटमेंट के किस आधार पर खेला जा रहा है। वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। ठीक बात है। इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। अब यहां पकड़ गया, निधि प्रदान नहीं करती है। ये काम किसके होते हैं निधि प्रदान करना, वर्ल्ड बैंक, AIIB या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन चीजों के काम होते हैं ये, इसके नहीं है ये। ठीक है, तो थर्ड काट के फर्स्ट वैसे कट गई और इसमें तो है ही नहीं, तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। Lions do not have a particular breeding season. Unlike most other big cats, cheetahs do not rover. आपको 1-2 स्टेटमेंट पढ़ के आंसर नहीं जाना है, आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है पहले। या तो ऑप्शन पहले देख लो या फिर सारे स्टेटमेंट देखो। ये नहीं कि पहली स्टेटमेंट देखते ही उसमें फैक्ट देखा गलत और आप आगे चल पड़े। अब देखो, अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। अब ठीक है, देखो मुझे पता था कि सेकंड बात सही है, क्योंकि चीते रोर नहीं करते हैं। ये 2000 शायद 22 से ही खबरों में चल रहे हैं कि भाई कोनो नेशनल पार्क में चीते आए गए हैं। 2015 में भी सवाल आया था कि किस नेशनल पार्क में लाए गए हैं, तो उसका आंसर था कूनो नेशनल पार्क। अब फिर से सवाल आ चुका है चीतों पे। अब सिर्फ सेकंड बात मुझे पता थी और पहली और तीसरी बात फैक्ट है। अब क्या करेंगे, जब 2 फैक्ट आ चुके हैं ना ऐसे सवालों में, 1 to 1 ऐसे सवालों में, तो ये आप ऑटोमेटिकली काट दो। 2 सही है, इसमें 2 नहीं है, तो ये आप 50-50 पहुंच चुके हो। ये कोई नहीं बताएगा आपको। ट्रिक नहीं है, इंट्यूशन डेवलप हो जाएगी आपकी PYQ के बेस पे। ट्रिक कहना इसको ठीक नहीं है, तो ये इंट्यूशन है बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। जब हम न्याय फिलोसफी पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि अनुमान प्रत्यक्ष के आधार पर, जो पूर्व नॉलेज है उसके आधार पर आप जब अनुमान लगाते हो तो वही एक सही होता है, वही करने वाले। अब देखो, अब मैंने सोचा या तो पहली गलत है या तीसरी गलत है, अब कौन सी पे करें। कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होती, मैंने कहा यार ये भी बात एक्सट्रीम है अपने आप में, लेकिन
मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता है, कई मेल लेपर्ड एक साथ नहीं रहते हैं, यूजुअली उनकी टेरिटरी बटी होती है। तो यार मैं कहा यार शायद यही गलत हो, तो मैंने इस तरीके से, अब इनमें आपको 50-50 है। देखो यहां पर थोड़ा लक काम करेगा, लक भी नहीं, 10 सवाल में 50-50 कर लिया आपने तो आप +5 नंबर आ जाओगे पक्का, इजीली आ जाओगे। तो कोई 50-50 नहीं है, कहने की बात है, कोई तुक्का नहीं है, कोई वो नहीं है, सब कुछ नॉलेज बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, अब देखो कुछ भी है इसमें 10 सवाल निकाल लो, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेंट मार्किंग डू नॉट प्रोक्लेम द टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग, तो ये बात इसमें गलत है। अब इसमें 1 और 2 ठीक है, लेकिन ये 50-50 में बता रहा हूं आपको। 10 सवाल में 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे तो बात बन गई आपकी, छोड़ना नहीं है उस सवाल को जिसमें आपने 2 सवाल एलिमिनेट कर लिए। अब ये एलिमिनेशन कहीं नहीं आपकी आ गई, कहीं भी आपको आएगी नहीं कि ऐसे सवालों में जहां 2 फैक्ट दिए गए वहां पर तीसरे डी को सीधा काटो और जिसमें 2 नहीं है उसको भी काट दो, अगर एक बात आपको सही लग रही है तो। ऐसी ट्रिक्स ना ये इंट्यूशन ही बताएगी आपको। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है, एक्सट्रीम बात लग रही थी मुझे स्टार्टिंग में। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है, ये बात मुझे पता थी, सेकंड बात सही हो गई। नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं, तो ये बात मैं हमने बताई कि गलत हो गई। पहली और तीसरी में से एक बात गलत नहीं है, सारे सही होते नहीं है, इसमें 2 नहीं है तो ये गलत होगी, क्योंकि 2 के बारे में पता है सही है, 2 सही है, 2 इसमें नहीं है तो ये कट गया। 50-50 हम पहुंच चुके हैं, और इसमें कि ज्यादा जो ब्रॉड है उस पर फोकस कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो उनका एरिया नहीं होता, उनका एरिया होता है। तो 1 और 2 ठीक है दोस्तों, ये लॉजिकल अगर आपको वहां पर सोचने में एक बार थीम को पकड़ना समझ गए ना, घबराना अगर छोड़ दिया है प्रीलिम्स से, प्रीलिम्स में घबराने अगर लग गए तो 10 नंबर वैसे ही कम हो जाएंगे। अगर घबराना छोड़ दोगे तो इजीली आप पार कर जाओगे। देखो करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स, थीम बेस्ड क्वेश्चन, थीम बेस्ड क्वेश्चन। इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर अब इसमें कीवर्ड को ढूंढना है। ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड एनर्जी दैट आर नेट जीरो कार्बन्स, नेचर पॉजिटिव, इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस, 3 कीवर्ड। इट इज एन इंटरनेशनल अलायंस एंड नेटवर्क ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक। ठीक है भाई, ऑर्गेनिक है लेकिन कार्बन न्यूट्रल वो बड़ी ज्यादा टर्म है, ब्रॉड है। हाउएवर आगे पढ़ेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म फुल्ली इंटीग्रेटेड विद सर्विस प्रोवाइडर एंड बिल्ट ऑन द ब्लॉकचेन दैट लेट, ये है फर्टिलाइज क्विकली एंड श्योरली। यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो, ये थीम नहीं है यूपीएससी की, एक्चुअली ये थीम ही नहीं है। ब्लॉकचेन होता है, अगर लैंड रिफॉर्म्स की अगर बात हो रही तो हो सकता था। इट इज अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ एनकरेजिंग द फार्मर टू फार्म FPOs or agri businesses consortiums that facilitate the access to global to sell their products। मतलब एक FPO वगैरह को जोड़ना है और वो सब है, ये मार्केट की बात कर रहा है, ये भी नहीं है। कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने इतना इनिशिएटिव, अगर तुक्का बिट जाए कि कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज में आ गया वो सवाल तो हो गया, तो अलग बात है, लेकिन ये थीम पे मारना है अपने को। अब ऑर्गेनिक और नेट जीरो में से कौन सा है, ये ब्रॉड है तो ये आंसर होगा, यही आंसर। इसमें देखते हैं अपन, हिंदी में देखते हैं। यह नेट शून्य प्रकृति सकारात्मक खाद्य जल प्रणालियों की ओर सकत तेज करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। यह जैविक पशुपालन के विकास को सहायता देने एवं सशक्त करने में इच्छुक व्यक्तियों और कृषि संगठनों का एक नेटवर्क और एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है। तो यहां पर जैविक पशुपालन कीवर्ड को देखते चलो, जोन सा ब्रॉड कीवर्ड लगा दो सवाल को, ब्रॉड कीवर्ड सवाल लगा दो। थीम को एनालिसिस करना सीख गए तो ऐसे क्वेश्चन जिनका कोई आइडिया ही नहीं है, आप फिर सोचोगे कि यार ये पता नहीं सवाल कहां से, कहीं किताब में नहीं पढ़ा। ये सवाल ऐसे ही एनालिसिस से होंगे। आपने देखा होगा जो बच्चे पहले रैंक निकाल लेते हैं, अगर उनका लास्ट डे में इंटरव्यू तो उनको महीना भर भी नहीं मिलता, और जॉब के साथ इंटरव्यू यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं? थीम से एनालिसिस करके, पीवाई को एनालिसिस करके। ठीक है दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन पर निर्मित, क्रेताओं विक्रेताओं और तीसरे पक्षकारों को शीघ्र और सुरक्षित रूप से उर्वरकों का व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। यह एक मंच है जिसका ध्येय किसानों को कृषक उत्पाद संगठनों एवं कृषि व्यवसाय संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें एक उत्पादों को बेचने के लिए वैश्विक खुले बाजारों में पहुंच प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। मैंने बताया ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और यही आंसर है। क्यों? ये व्यापक है, सबसे ज्यादा व्यापक यही है। और थीम क्या क्या होती है यूपीएससी की इसमें अपन ने देखा, कार्बन न्यूट्रल, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, वेस्ट टू रिसोर्स। इन थीम को पकड़ना सीख जाओगे तो आंसर हो जाएंगे यार।
एज इट इज चिपकाता है, एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, बस हम क्या करते हैं गलती के पीछे पीवाई क्यों नहीं करते। अब देख लेते दूसरा, उपयुक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन। अभी सरकार ने क्या कर रखा है, सेंट्रलाइज की जगह, थर्मल पावर प्लांट की जगह लोगों को बोल रही है आप अपने ही घर पे सोलर लगा लो। उसमें कह रहा है कि माने जाते हैं बैटरी भंडारण, बैटरी आप कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बायोमास जनरेटर, बिल्कुल जनरेटर आप देखते होगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। ईंधन सेल, रूफटॉप, बिल्कुल सही बात है, ईंधन सेल बिल्कुल ठीक है। अब देखो फ्यूल सेल बोलते हैं ईंधन सेल को। अब देखो ये सारे ही ऐसे हैं, और मैंने क्या बताया कि सारे ऑप्शन होने की संभावना कहां का होती है, साइंस एंड टेक प्लस एनवायरमेंट। अगर कोई ऑड वन आउट नहीं हो रहा है तो सारे ही लगभग ठीक है। एक जनरल आइडिया, कैसे बैटरी स्टोरेज घर पे कर सकते हो, बायोमास जनरेटर घर पे कर सकते हो, फ्यूल सेल बिल्कुल लगा सकते हो, अब छोटा सा होता ज्यादा बड़ा नहीं होता, रूफटॉप फोटोवोल्टाइक लगता है ये छत पे। तो ये सारे डिसेंट्रलाइज्ड हैं, ना कि थर्मल पावर प्लांट की जगह जहां सेंट्रलाइज होता है। समझ रहे हो दोस्तों, बात को फॉलो करो। तो सारे ऑप्शन जब सारे, और ये एलिमिनेट वैसे हो जाएंगे क्योंकि पता है अपने को, तो इनमें थोड़ा सा सोच लेना। अगर साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट का सवाल है तो सारे होने की संभावना है, वही मैंने बताया, तो सभी हो सकते हैं। और साइंस एंड टेक का सवाल नहीं है तो सारे होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट दैट हैज co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree। अब देखो pollinate this tree, ये पढ़ते ही मेरे दिमाग में सिल्क कॉटन आया था। ऑप्शन देखते, महुआ हो नहीं सकता, सैंडलवुड हो नहीं सकता, ये अपन ने पढ़ा है। लेकिन फिग और इसमें से मैं कंफ्यूज था, फिग और इसमें से कंफ्यूज था। अगर आपने 2021 का कॉम्प्रिहेंशन किया है, उसमें फिग ट्रीज था कहीं ना कहीं, तो आंसर तो देखो 50-50 हो चुका है। सिल्क में ही पढ़ते ना कि वहां पर कहीं ना कहीं साथ बढ़ते हैं और वो होता है। लेकिन फिग और इसमें से मैं कंफ्यूज था। अब मैंने इसमें क्या किया था, शायद मैं सवाल गलत करके आया हूं, मैंने इसमें सिल्क या कॉटन लगाया था। लेकिन इसमें क्या करना था, अगर आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना था थोड़ा सा, कि यार अब इसमें पीवाईक्यू एनालिसिस यहां से कॉम्प्रिहेंशन से भी करना है, सिर्फ इससे नहीं करना। कॉम्प्रिहेंशन की भी थीम्स रिपीट होती हैं। यहां के सवाल कॉम्प्रिहेंशन में स्टेटमेंट बन के आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की स्टेटमेंट या क्वेश्चन यहां पर आंसर बन के आते हैं। यह हमें ध्यान रखना है, पीवाईक्यू एनालिसिस का सवाल है। फिग आंसर था इसका। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। महुआ हटाओ, चंदन हटाओ, सिल्क कॉटन या अंजीर, तो इसका अंजीर आंसर था, क्योंकि ये 2000 मतलब आपको 50-50 तो आ जाओगे, मैं इसको गलत करके आया था। लेकिन इसका 2021 का कॉम्प्रिहेंशन मुझे याद नहीं आया उस समय। आप अगर इसको ध्यान दोगे जब हम कॉम्प्रिहेंशन को करेंगे तो उससे इजीली हो सकता था, ये सवाल इजीली हो सकता था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब इससे आसान सवाल नहीं होता 29 से। ये 2023 का एज इट इज रिपीट सवाल है कहीं ना कहीं। हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम, मतलब इतनी सारी बटरफ्लाई का कोई ग्रुप है, उसमें से एक आधी पॉइजनस हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। ये पूछ रहे हैं कौन हो सकती है, बटरफ्लाई भी हो सकती है, फिश भी हो सकती है, फिश तो होती है, फ्रॉग्स भी हो सकते हैं, आपने पढ़ा हो तो। एक ऐसे फ्रॉग पाए जाते हैं जो कि होते हैं बहुत ज्यादा, तो इसका आंसर सी। एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक में सारे ऑप्शन होने की संभावना होती है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां हैं? इनके अंदर कोई विषाक्त जाति हो सकती है? विषवाली, विषैली हो सकती है, बिल्कुल। एक ऐसा ही सवाल कब गाए थे अपने, कुछ ये कर सकते हैं, कुछ सर्प जहरीले होते हैं, कुछ ये ऐसे होते हैं। 4 स्टेटमेंट थी 2019 के पेपर में, चारों सही थी। 2023 में सेम सवाल, कुछ ये ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे हो सकते हैं, चारों सही। आपको यहां से पकड़ना है पीवाईक्यू सीरीज से। मैं बताऊंगा जब आपको यहां पे सवाल करेंगे तो इंटरलिंकिंग में आपको बताऊंगा उस समय। अब देखो, हाउ मेनी ऑफ द अबाउट ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। ये नेटिव जो सवाल है ये आते ही आते हैं, और जहां स्टेटमेंट में रहते हैं वो गलत होती है, लगभग लोकेशन उनकी गलत ही होती है। लेकिन यहां पर इससे 3 देके पूछ लिया ऑप्शन में। अब देखो, रेड सेंटर हमें पता है, यस ये नेटिव टू इंडिया। कहां पर? ईस्टर्न घाट्स। तो नन हट गया। पपाया, कैशू। अब ऐसे सवालों में ऑल होने की संभावना कम होती है जहां पर टोटल फैक्ट हो, टोटल फैक्ट दिया गया हो, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई वो नहीं है। अब देखो इसमें क्या किया, अब ये 50-50 है। अब ये 50-50 है कि अब मैंने सोचा पपाया भी यार नहीं यार, यहां इंडिया का तो नहीं होगा, थोड़ा सा अलग लगता है। और कैशू मुझे पता नहीं था, कैशू मैंने इसमें दोस्तों इंट्यूशन के बेस पे मारा था कि 1 ही आंसर होगा, 1 ही आंसर होगा। हाउएवर मेरी किस्मत बेकार भी हो सकती थी, गलत भी हो सकता था आंसर, लेकिन
मैं कह रहा हूं 10 क्वेश्चन 50-50 आप कम से कम नहीं तो 5 से लेके 15 नंबर इजीली ले आओगे, अगर आपने 50-50 एलिमिनेशन कर रखे हो। ऐसे ही हिंदी में देख लेते हैं, कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं, नेटिव देशी, यहाँ के देशी हैं। रघुचंदन बिल्कुल, पपीता और ये इनमें डाउट था मुझे, तो मैंने इसमें ये हट गया, ये हट गया, ठीक है, तो मैंने इसमें ये मारा था। लेकिन आप 50-50 एलिमिनेशन हम यहां से सीख सकते हैं। ये बहुत इजी सवालों में नहीं है, ये सवाल इजी क्वेश्चंस नहीं है ये, इसीलिए फॉरेस्ट की कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाती है। लेकिन आपको अगर यहां से थोड़ा थोड़ा एलिमिनेशन भी आती है तो कर लोगे। एलिमिनेशन नहीं हो रही, छोड़ दीजिए। एलिमिनेशन अगर नहीं हो रही है, लीव इट कंप्लीटली। अगर आपको ये नहीं पता कि रघुचंदन है, तो आप इस सवाल को छोड़ना ही सही रहेगा आपके लिए। अब अगला सवाल करते हैं दोस्तों, 90 एंड 92। ये देखो, अकॉर्डिंग टू ईपीए, मैंने क्या बताया था, एजेंसी है ये, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस। इंडिया सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोड्यूसर है। ये आप GS3 मेंस में भी बोल सकते हो। एमिशन गैप रिपोर्ट जो आती है यूएनईपी की, उसके हिसाब से इंडिया सबसे बड़ा इसका है। लोकोमोटिव फ्यूल सेल, शिप्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, पावर प्लांट्स। क्या बताया मैंने, सबसे ब्रॉड कौन सा है? सबसे ब्रॉड। ये अगर आपके दिमाग पकड़ना सीख गए ना, कॉम्प्रिहेंशन में भी यही करेंगे, सबसे ब्रॉड कौन सा है, सबसे विजनरी कौन सा है। सिंपली फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स इतने बड़े यार, वहां की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर हमारे घरों में आती है। हिंदी में देख लेते इस सवाल को। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? स्रोत पूछ रहा है। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन, उपयोग करने वाले जहाज, अयस्कों से धातुओं का और से धातुओं का निष्कर्षण, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट्स। सबसे व्यापक कौन सा है भाई? थीम क्या है? थर्मल पावर प्लांट्स। 90 का डी। समझ रहे हो थीम पकड़ना? व्यापक, सबसे ब्रॉड टर्म कौन सी है, सबसे ब्रॉड कौन सा है, इसको लगा देना, आप समझ जाओगे। इसको PYQs में लगाओ, वहां नहीं लगाना, सीधा सीधा नहीं लगाना। फिर आप बोलोगे सर आपने कहा था, ये देखो देखो 10-20% तो हो सकता है कि आप गलत हो आंसर, लेकिन ये भी तो देखो ना, 80% तो आंसर सही हो रहे हैं ना यार, अगर आपको थीम पकड़नी आगे क्वेश्चंस की। फिर 90, एक और क्वेश्चन बच गया ये एनवायरमेंट का, जो कि 92। इंडिया डज नॉट इंपोर्ट्स एप्पल्स फ्रॉम द US। ठीक है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड विदाउट दी, ये अपने आप बात गलत हो गई, तो ये अपने आप में बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो ये सिंपल हो गया। ऐसा हो सकता है कि भारत से वहां से सेब लेकिन आए, क्यों भाई, कोई बड़ी बात है? डज नॉट, ये अपने आप में बड़ी स्टेटमेंट है, इनको पकड़ना एक बार आ गया ना क्वेश्चन में तो समझ जाओगे। दूसरी, इन इंडिया दी लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिक विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कितनी अच्छी स्टेटमेंट लग रही है। विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी अनुमतों के बिना आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड के हाथ पर प्रतिषेध है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा है, ज्यादा बड़ा फैक्ट नहीं कह रहा है वो। अगर वो कह रहा होता कि इनका जो इंपोर्ट है, जो आयात है, वो FRA के तहत रेगुलेट होता है, तो हो सकता है कि FRA ना हो के कोई और एक्ट होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट होता है, कोई और होता। लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि कंपिटेंट, जो भी कंपिटेंट है वो होगी, तो ये बात सही है। समझ रहे हो ना, एक्चुअल फैक्ट गलत होता है। तो कथन एक सही नहीं है, किंतु दो सही है, सिंपल। अब हमने देखो, अब वो देखेंगे जो हम क्वेश्चन छोड़ के आए थे। अब देखो ये वाले, ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता तो आप इनको छोड़ दीजिए। ब्राजील इंद्री, इंडोनेशिया एल्क, मेडागास्कर बोनाबो। यार मुझे तो एक भी नहीं आता था, ट्रस्ट भी, मुझे एक भी नहीं आता था, और मैं इस सवाल को छोड़ के आया था। ब्राजील इंड्री, इंडोनेशिया एल्क, मेडागास्कर बोनाबो। लेकिन फिर मैंने आके पढ़ा, तो इनमें से यूजुअली क्या है कि ये सवाल अगर आपको नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, अब मैं इनको आपको गूगल सर्च करके आपके सामने नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि आप कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट की जो कोचिंग है वो आंसर देते हैं पूरे, उनको भी आंसर नहीं आते होते, लेकिन वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से चिपका देते हैं। मैं ये काम नहीं करने वाला हूं। तो मैं ये बताऊंगा आपको, अगर आपको आता है वेल एंड गुड यार, आता है तो वही एलिमिनेशन करिए, लेकिन ये मुझे क्वेश्चन नहीं आता था, ये छोड़ दिया मैंने। छोड़ने वाले पता ही नहीं है, जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं है, छोड़ दीजिए।
एक और क्वेश्चन थे ना इसे, ये था 18th क्वेश्चन। ये देखो अब ये क्वेश्चन कैसा है, ये पैरासिटॉइड स्पीशीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। पैरासिटॉइड आपने देखा हो ना, पैरासिट जो होते हैं, उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीव्याब जातियां, पैरासिटॉइड जो है परजीव्याब बोलते हैं उनको हिंदी में, पाई जाती हैं। अब मैंने इसमें क्या लगाया था कि यार सारी तो हो नहीं सकती, क्योंकि 5 है, सामान्यतः 4 से ज्यादा 5 हो जाती है तो उसमें सभी होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, ये एलिमिनेट कर दिया। अब इनमें से मुझे कंफ्यूजन था, मैं ऑलमोस्ट 96 क्वेश्चन करके आया था, लेकिन मैं शायद इसको गलत करके आया था। लेकिन इसमें क्या है कि आप अब देखो, कैराबिड, बीटल, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स एंड वास्प्स, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन गूगल सर्च कर लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, बस गूगल सर्च कर लेंगे। मैं आपको ये कोई ज्यादा आपके सामने वो नहीं करूंगा कि देखो मेरे पढ़ाई हुआ आया है, ऐसा है नहीं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं किसी को भी नहीं आते, कोई टॉपर हो, अगर एनवायरमेंट वाले जो बच्चे हैं जो फर्स्ट दे रहे हैं उनको हो सकता आए, लेकिन मक्खियां, दीमक, बर, वास्प्स, कांतर, सेंट्रीपीड्स, अब मुझे लगा यार ये टर्माइट्स, वॉस्प और फ्लाइज ये एक से लग रहे हैं तीनों, तो पता नहीं मैं शायद इसमें 3 लगाया था, और जो कि शायद सही भी है, शायद इसमें सही भी है, 3 ही आंसर है इसका। तो लेकिन ये आंसर, ये सवाल अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो छोड़ दीजिए, इनको सवालों को मत करिए, ये इजी क्वेश्चंस में नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चंस है। अब अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली। पी फैमिली कौन सी होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो होती है उसको पी फैमिली बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग इनकी वो होती है। अब मैंने क्या किया था इसमें, ये भी क्वेश्चन, इसमें तीनों आंसर है, मैंने इसमें भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन में छोड़ गया था, क्योंकि ग्राउंड तो मुझे पता था, यस, हॉर्स ग्राम यस, सोयाबीन के बारे में आई वॉज नॉट श्योर, तो मैंने इस सवाल को शायद मैंने इसमें आंसर में बी लगाया था, तो मैं इसको गलत करके आया था, माइंड क्वेश्चन वो मेरा ही गलत था। लेकिन आपको यहां से क्या सीखना, अगर 2 एलिमिनेशन नहीं हो रहा है तो उस सवाल को छोड़ दीजिए, आप मत करिए। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या सीखा, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, थीम कैसे पकड़नी है, एलिमिनेशन कैसे करना है, ये पीवाईक्यूज के आधार पर हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट सीरीज में 2024 का अपन पूरा पेपर कर चुके हैं, 23 का पेपर करेंगे और सारी वीडियोस में डाल दूंगा आपके साथ में, इनको देखें। और 2025 का प्रीलिम्स अगर आप इनको फॉलो करते हो आप इजीली निकाल लोगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।